बी स्कैन का मेरा लिख दें ए स्कैन एंड बी स्कैन। ए स्कैन एंड बी स्कैन। तुमने वीकेंड वाली क्लास ली थी यहाँ? जी सर। मुझे नहीं लगता थे सर असल में। मेडिकल इमेजिंग वाली हाँ ली थी। सैटरडे को, फ्राइडे और सैटरडे को था, संडे को नहीं था। अच्छा संडे को नहीं थे। अच्छा ए स्कैन एंड बी स्कैन दे दिया नहीं। एक सिंगल जो अल्ट्रासाउंड इमेज है उसको हम कहते हैं ए स्कैन। लिखो जरा कि अ सिंगल अल्ट्रासाउंड इमेज, लिखते जाओ साथ ही। अ सिंगल अल्ट्रासाउंड image is called an A scan। सिंगल अल्ट्रासाउंड इमेज को हम कहते हैं ए स्कैन। मल्टीपल मल्टीपल अल्ट्रासाउंड images taken multiple ultrasound images taken at different angles are combined together to develop a B scan। सिंगल इमेज को कहते हैं ए स्कैन, और बहुत सारे ए स्कैन को मिला के अगर हम 3D इमेज बनाएंगे तो उसको कहते हैं बी स्कैन। ठीक हो गया? डन। अब आ जाओ अगली बात पे। लिखो पेट इमेज। पेट इमेज। पेट का मतलब होता है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। तो लिख लो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, इसको कहते हैं पेट पेट इमेज। ठीक है, तो पेट इमेज का क्या हिसाब किताब है? इसमें सबसे पहले लिखो कि अ पेट इमेज इज यूज्ड, अ पेट इमेज इज यूज्ड टू डायग्नोज। पहली बात यह कि काम क्या करती है पहले वो देखेंगे, और फिर इसका प्रिंसिपल क्या होता है। पेट इमेज इज यूज्ड टू डायग्नोज इन्फेक्शंस। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि इन्फेक्शंस को ये बड़ी अर्ली स्टेज पे पकड़ लेती है। इन्फेक्शंस एट अर्ली स्टेज। अ पेट इमेज इज यूज्ड टू डायग्नोज इन्फेक्शंस एट अर्ली स्टेज। लिख दिए बात। अगली बात ये लिखो कि infected cells in the body, infected cells in the body have metabolism, at a faster rate। जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म क्या होता है? फास्टर रेट पे होता है। मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस, बताओगे ना आप? मेटाबॉलिज्म क्या होता है यार? हाँ, मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस इन विच is a process in which the cells in the human body, the cells in the human body absorb ग्लूकोज। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जिसमें ह्यूमन बॉडी के सेल्स क्या करते हैं? ग्लूकोज एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। अब इन्फेक्टेड सेल्स
infected cells absorb glucose at a faster rate than the normal cells। ये बात समझ आ गई? जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज को तेज एब्जॉर्ब करते हैं नॉर्मल सेल से। ठीक है, गुड हो गया। तुम्हारा A1 में क्या हुआ है? बी। और कंपोनेंट्स क्या हैं? बी सी डी मेंटेन हो जाएगा? BCA लैब ए। अच्छा, अब मेंटेन हो जाएगा अभी? मुश्किल हो गए सारे सब्जेक्ट्स में तो बहुत प्रेशर है। अच्छा जी, इन्फेक्टेड सेल्स एब्जॉर्ब ग्लूकोज एट अ फास्टर रेट देन द नॉर्मल सेल्स, ये बात लिख दी। अब लिखो प्रिंसिपल ऑफ अ पेट इमेज। क्या लिखना है? प्रिंसिपल ऑफ हाँ, प्रिंसिपल ऑफ अ पेट इमेज। एक पेट इमेज का प्रिंसिपल क्या होगा बेसिकली? लिख दो, फिर इसको आगे चलाते हैं। पेट इमेज का प्रिंसिपल ये होता है कि इट यूजेस a radio tracer a radio tracer is a substance that is injected. A radio tracer is a substance that is injected in the body and it releases radiations which can be used for diagnosing, तो क्या होता है रेडियो ट्रेसर? Radio tracer is a substance that is injected in the body and it releases radiations, ठीक है? और वो radiations हम यूज करते हैं which can be used for diagnosing। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ये किसकी कहानी हो गई? ये कहानी हो गई रेडियो ट्रेसर की। रेडियो ट्रेसर क्या होता है? अब रेडियो ट्रेसर पेट इमेज में हम यूज क्या करते हैं? लिखो कि द रेडियो ट्रेसर यूज्ड is deoxyfluoroglucose। इस नाम से ही पता चल रहा है कि क्या हुआ है। इसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल गया है और फ्लोरो ग्रुप ऐड हो गया। ठीक है, तो डिऑक्सीफ्लोरोग्लूकोज लिख दिया। अच्छा, अब लिखो कि 1 OH ग्रुप, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है? OH नेगेटिव ना? OH नेगेटिव ऑफ ग्लूकोज is replaced with F negative in a nucleophilic substitution reaction. In a nucleophilic substitution reaction. In a nucleophilic substitution रिएक्शन, यानी कि OH नेगेटिव को किससे रिप्लेस कर देते हैं? फ्लोरीन से। अच्छा, अब जो फ्लोरीन होता है वो हम नॉर्मल फ्लोरीन यूज नहीं करते। लिखो द फ्लोरीन यूज्ड, न्यूक्लियोफाइल F माइनस है। हाँ, द फ्लोरीन OH नेगेटिव और F नेगेटिव दोनों न्यूक्लियोफाइल है ना? तो एक कोई नेगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल होता है। सही है। तो एक न्यूक्लियोफाइल को हटा के दूसरा लगा दिया।
नेगेटिव जो आयन होते हैं वो होते ही न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूशन होता है रिप्लेसमेंट ना। जी जी। अच्छा, द फ्लोरीन यूज्ड इज, नॉर्मल फ्लोरीन होती है 19, यहां पे हम 19 यूज नहीं करते, इट्स 9F18 विच इज रेडियो एक्टिव। बात समझ लो, द फ्लोरीन यूज्ड इज 9F18 विच इज रेडियो। रेडियो एक्टिव। तो जो हम फ्लोरीन यूज करते हैं वो रेडियो एक्टिव फ्लोरीन है, ठीक है। अच्छा, अब जो फ्लोरीन हम यूज करते हैं ये करती क्या है, F918 undergoes positive beta decay. F918 undergoes positive beta decay, मतलब यूं होता है, F918 it gives something plus positive beta plus न्यूट्रिनो। ये रिएक्शन तुमने पहले ही सीखा हुआ है। और इस रिएक्शन में क्या होता है, एक प्रोटॉन कन्वर्ट होता है एक न्यूट्रॉन में, तो इससे बनता है 8O18, ऑक्सीजन बन जाती है। तो जो फ्लोरीन का आइसोटोप हम यूज करते हैं वो ये रिएक्शन करता है। बताओ, और आपको यहां तक समझ आ गई कि पेट इमेज के अंदर हम क्या करते हैं, एक रेडियो ट्रेसर इंजेक्ट करते हैं। रेडियो ट्रेसर क्या होता है, वो वाला सब्सटेंस जो रेडिएशन रिलीज करेगा जब हम उसको बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, और उसकी रेडिएशंस को हम यूज करेंगे डायग्नोज करने के लिए। अच्छा, जो हम रेडियो ट्रेसर यूज कर रहे हैं वो फ्लोरीन का कंपाउंड है डीऑक्सी फ्लोरोग्लूकोज। और इसमें क्या करते हैं कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं एफ वाले ग्रुप से, और फ्लोरीन का जो आइसोटोप यूज करते हैं वो F18 होता है, F19 नहीं होता। ये बात समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा, अब होता क्या है, जो पॉजिटिव बीटा निकला है ये इनाहिलेट कर जाता है। द पॉजिटिव बीटा पार्टिकल द पॉजिटिव बीटा particle released annihilates the positive beta particle released annihilates, ये annihilate करेगा, annihilates with electrons, annihilates with electrons in the surroundings। the positive beta particle released क्या करेगा ये, it will annihilate with electrons in the surroundings, generating gamma radiations, generating gamma radiations। those gamma radiations those अब जो gamma radiations रिलीज होती हैं उनकी बात हो रही है। those gamma radiations released are used to construct PET image। जो हम गैमा रेडिएशन रिलीज करवा रहे हैं वो किस काम के लिए फिर यूज होती हैं, पेट इमेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और ये पेट इमेज फिर कैसे बताती है कि इन्फेक्शन कहाँ पे, जहाँ पे इन्फेक्शन होगा वहां पे ग्लूकोज का ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ था, यहाँ पे गैमा रेज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो यूं करो कि द infected regions the infected regions absorb less glucose या more glucose, absorb ग्लूकोज क्योंकि फ्लोरीन उसके अंदर ही है ना, absorb more glucose resulting in more या high concentration या high intensity, resulting in high intensity gamma
radiations released from those regions। मुख्तार बेटा बात समझ आ गई यहां तक? अच्छा, अब अगर हम एक पेट इमेज का क्विक रिवीजन करते हैं कि पेट इमेज बेसिकली होती क्या है, एक सेकंड रुक जाओ, यहां से स्टार्ट करते हैं। पेट इमेज का पूरा नाम क्या होता है? पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। उसके बाद पेट इमेज वर्क कैसे करती है, पर्पस क्या होता है? पहले पर्पस क्या होता है? पेट इमेज का पर्पस होता है इन्फेक्टेड सेल्स को अर्ली स्टेज पे डायग्नोज करना। फॉर एग्जांपल अगर कैंसर हो रहा है तो उसको अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर लो। अच्छा, पेट इमेज वर्क कैसे करती है? पेट इमेज वर्क इस तरह से करती है कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब करते हैं। ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। नॉर्मल सेल ग्लूकोज एब्जॉर्ब करते हैं स्लो रेट पे, और जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब करते हैं फास्टर रेट पे। दे हैव हायर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब हम क्या करते हैं, ग्लूकोज के अंदर फ्लोरीन का एक आइसोटोप जो कि रेडियो एक्टिव होता है वो इंजेक्ट कर देते हैं। हम करवाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह, पढ़ा हुआ है ना केमिस्ट्री में, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह क्या लेके आ जाते हैं? फ्लोरीन का एटम। तो फ्लोरीन होता है 918। फ्लोरीन क्या करता है? पॉजिटिव बीटा डिके करता है। अब जब हम बॉडी में ग्लूकोज इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी के सारे सेल्स ग्लूकोज एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन इन्फेक्टेड सेल्स ज्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब करते हैं। फिर उस ग्लूकोज के अंदर जो फ्लोरीन होता है वो पॉजिटिव बीटा डिके करता है। पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ इनाहिलेट करते हैं, जिसकी वजह से गैमा रेडिएशन निकलती हैं, और जहां पे इन्फेक्शन होगा वहां से ज्यादा गैमा रेडिएशन निकलेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्लूकोज ज्यादा होगा। गैमा रेडिएशन की इंटेंसिटी ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बता रही है। बयान आ गई समझ? अच्छा, अब यहां तक तो हम पहुंच गए, ये सारी बात हमने लिख ली। अब अगली बात लिखो। लिखो। सर सर हाँ पूछो। सर वो जो फ्लोरीन का कंपाउंड है उसके बाद जो आपने बात बताई थी वो फिर से बताना। फ्लोरीन का जो कंपाउंड हम यूज करते हैं वो होता है फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज, ठीक है। क्या होता है? फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज। तो फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। जो बॉडी के होते हैं ना नॉर्मल सेल्स, वो कम ग्लूकोज एब्जॉर्ब करते हैं। जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो ज्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब करते हैं। तो जहाँ पे इन्फेक्शंस होती हैं वहां से गैमा रेज की ज्यादा हाई इंटेंसिटी निकलती है। ये कहानी है, ठीक है। और सर ये एनाइलेशन वाली क्या बात थी? वो मैं लिखवाता हूँ, वो मैं, मुझे एक सेकंड दे दो, मैं लिखवाता हूँ। बस मैं एक सेकंड में वो लिखवाता हूँ। अच्छा जी, लिख दी सारी बात। हाँ, तुम जो बात कर रहे हो, क्या नाम है इसका, राहिम। इनाहिलेशन की तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं ना। लिखो इनाहिलेशन। इनाहिलेशन का लिखो कि व्हेन अ पार्टिकल व्हेन अ पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल, राहिम ये बात है, व्हेन अ पार्टिकल। अच्छा, जब तुमने पहली बार पार्टिकल फिजिक्स पढ़ी थी तुमने कहा होगा इसका यूज कहाँ पे होगा? देखा, यूज निकल आता है ना। जी। अच्छा, व्हेन अ पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल combine to convert mass into energy of gamma ray photons, energy of gamma ray photons. The process is called annihilation. तो हम इनाहिलेशन में क्या होता है कि कोई पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से मिलता है और उससे क्या बन जाते हैं? गैमा रे फोटॉन्स बन जाते हैं। तो इसको हम यूं समझेंगे कि पार्टिकल प्लस
anti-particle, it gives gamma ray photons. लिख दो जरा ये। ये कौन से मास को कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी में? हाँ जी, ये जो उनका इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल का मैस है उसका। बस एक सेकंड, जरा मैं मैसेज कर लूँ। हाँ राहिम, लिख लिया यहाँ तक? पार्टिकल, पार्टिकल प्लस एंटी पार्टिकल क्या बताएगा बेटा राहिम? गैमा रे फोटॉन्स। आ गई समझ? ठीक है जी। जी सर। तो भी कुछ पूछना नहीं नहीं, वो बस यही पूछेंगे। अच्छा देखो, अब इनहिलेशन का रिएक्शन होगा किस तरह। इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, लिख लो ये, गिव्स गैमा रे के दो फोटोन बनते हैं, गैमा प्लस गैमा। सर, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। ये रिएक्शन होता है राहिम शहजाद। इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव बीटा पार्टिकल मिलते हैं तो उससे दो गैमा रे फोटोन बनते हैं। जैसे सिंबल्स जो है ना, ई नेगेटिव और जीरो, जो है ये इलेक्ट्रॉन है। हर बार दो होंगे। हाँ जी, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल जो है ये है पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। और ये जो है जीरो जीरो, ये है जी गैमा रे फोटोन। राइम ठीक हो गया? ये क्या हो गया? गैमा रे फोटोन। कॉपी कर लो बेटा। राइम हो गया कॉपी? जी सर। सर हमें एएस की पार्टिकल करने की जरूरत है वाइस या न्यूक्लियर बिल्कुल जो नहीं, भी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना ही है बस। बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर अगर मुझे याद नहीं आ रहा पार्टिकल और एंटी पार्टिकल क्या होता है? तो ना करो याद, जरूरत ही नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पार्टिकल और एंटी पार्टिकल होते हैं बस, इसके अलावा जरूरत ही नहीं है। मैं तुम्हें यहीं पे लिखवा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन होता है पार्टिकल और पॉजिट्रॉन होता है एंटी पार्टिकल। राहिम, कोई भी दो पार्टिकल जो एक दूसरे के अपोजिट प्रॉपर्टीज रखते हैं और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको पार्टिकल एंटी पार्टिकल कहते हैं। ठीक है? कोई भी दो पार्टिकल जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के अपोजिट होती हैं और वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कॉपी कर लो बच्चों। बच्चों सिर्फ एक सेकंड यार, मैं जरा एक मैसेज कर लूँ छोटा सा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। राहिम, तुम्हारा कोई सवाल है तो बताओ। ये वो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल वाली बात फिर बताना कि मैं बताता हूँ, ऑपोजिट प्रॉपर्टी। सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, मैं लिखवा भी देता हूँ। अच्छा, इसका हम यूं लिखेंगे, यहां तक जब हमने कर लिया कवर, अब हम पार्टिकल और एंटी पार्टिकल वाली बात लिखेंगे। वो ये, मेरे साथ ही लिख लो कि अ पार्टिकल, अ पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल हैव opposite properties। बेटा पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल
पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल हैव अपोजिट प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं, अपोजिट प्रॉपर्टीज, एंड दे कैन and they combine to annihilate। राहिम शहजाद, आगे बात समझ? जी सर। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जब मिलेंगे, ठीक है, तो कंबाइन करके क्या करेंगे? आपस में इनाहिलेट करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे क्या बन जाएगी? गैमा रे फोटॉन्स बन जाएंगे। अच्छा, अब एनर्जी कितना बनेगी, मोमेंटम कितना बनेगा, फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी, वो सारी डिस्कशन। एक क्वेश्चन लिखो, लिखो mass of an electron, mass of an electron is also equal to mass of a positron। अच्छा जी, mass of an electron is equal to mass of a positron is equal to 9.11 into 10 power minus 31 kg। Mass of an electron is equal to mass of a proton is equal to 9.11 into 10 power minus 31 kg। लिख दिए बात। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, बल्कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। फाइंड टोटल एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, सॉरी बेटा, that is generated in annihilation। अच्छा, फाइंड टोटल एनर्जी, ठीक है, इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज जनरेटेड इन annihilation। फाइंड एनर्जी of each gamma ray photon and also calculate their wavelength। also calculate their wavelength। राहिम, सवाल समझ आ गया? वो कह रहे हैं कि फाइंड टोटल एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज जनरेटेड इन annihilation, फाइंड एनर्जी ऑफ ईच गैमा रे फोटोन एंड आल्सो कैलकुलेट देयर वेवलेंथ। ठीक है, तो ये उसने कही हुई है सारी बात। अब हम यूं करते हैं, m जो है वो हमारे पास होगा 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। सही हो गया? अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं 2m की, 2m क्या होगा हमारे पास? 2 टाइम्स 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। m होगा 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg ना, और 2 टाइम्स ऑफ m क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, अब अगर हम इसको यूं लेके चलते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा m c स्क्वायर, लिख दो। जी सर। अच्छा, अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, तो डेल्टा E इक्वल्स टू डेल्टा m की जगह पे आ जाएगा 2 टाइम्स 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg, और स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 इंटू 10 पावर 8 का स्क्वायर। तो अयान, इसका आंसर क्या आ जाएगा? कहा तुम्हें कुछ समझना है तो मुझे बताना। 1.6398 इंटू 10 पावर माइनस 13, और ये जूल्स।
गुड हो गया। अब हमें इसको किस यूनिट में देना है, जूल में या कोई और यूनिट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? तो ताहा तुम बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करते हैं बेटा तो क्या मेथड होगा? ताहा जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द मेथड? ताहा जल्दी। नो आइडिया सर। ताहा सब कुछ ही भूल गए हो 6 into 10 बेटा। इसको डिवाइड करेंगे ना इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। क्या करेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे। जब इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे तो हमें जो है आंसर मिल जाएगा। so इसको 10 power 6 से भी मल्टीप्लाई करना है। हाँ हाँ, तो ये देखो, अभी इसको हम करते हैं जी कन्वर्ट। तो पहले स्टेप में हम इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम करेंगे 1.6398 इंटू 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अयान आंसर बताओ इसका। 1.02 into 10 power 7। 1.02 इंटू 10⁻7 और ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आ गई समझ? अब नहीं सर सॉरी, किससे डिवाइड करें इसको? बेटा इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ना, इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा ना। राइट सर। ठीक है, जब इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, एक सेकंड बेटा, मैं एक स्कूल से मैसेज है, मैं उसको रिप्लाई कर दूं। So 10 power 6 है सर। हैं 10 power 6 है सर। 10⁻6 है? बेटा 10⁻6 है या 10⁻7 है, ये जरा चेक करो राहिम। चेक करिए 6 है। पक्का? अच्छा जी, 10⁻6 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, उसने दूसरा काम भी कहा हुआ है, कौन सा? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या फॉर्मूला वेवलेंथ का? E इज इक्वल टू H3 over ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आंसर था देना था। क्या चीज? ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आंसर देना है। ठीक है ठीक है, तो फिर इसको 10⁻6 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये बन जाएगा, ये पहले ही मेगा बन चुका है। 1.02 हो जाएगा। हाँ 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डन या कोई कंफ्यूजन है? डन। राइम कर दिया? जी सर। अच्छा राइम, अब हम यहां तक पहुंच गए। अब अगर हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है तो डेल्टा ई HF एच सी ओवर लेमडा। एच सी ओवर, तो लेमडा इज इक्वल टू एच सी ओवर डेल्टा ई। तो ये बन जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई डेल्टा ई की जगह पे आ जाएगा 1.6398 इंटू 10⁻⁻13। अयान इसकी वर्किंग करके आंसर बताओ। 1.2 1.21। into 10 power 13। अच्छा 1.21 इंटू 10⁻⁻13 और ये मीटर्स। अच्छा अगर उसने, जी सर एक हाँ वो ईच के लिए फिर इसको हाफ कर देंगे ना बख्तावर। अच्छा ये फिर मेरा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इस फार्मूला में तो ईच का यूज करते हैं, ये मैंने जो किया है ये गलत है। क्यों बताओ? टोटल टोटल ले लिया ना, तो ये तो ओवरऑल थी ना। तो लिखो फॉर ईच के हमारे फोटोन। बख्तावर थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। फॉर ईच गैमा रे फोटोन, अगर हम हर गैमा रे फोटोन की अलग अलग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो फॉर ईच गैमा रे फोटोन इट्स 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर 2। बताओ यान इसका आंसर क्या आ गया? 0.51। 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हाफ हाफ कर दिया ना, तो सिर्फ दो, अच्छा दो है। दो है ना। अच्छा अब अगर हम वेवलेंथ फाइंड करते हैं तो क्या मेथड होगा? 1.6398 इंटू 10⁻⁻13 joules divided by 2 is equal to 6.63 into 10⁻⁻34 into 3 into 10⁻8
डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो इसको लैम्डा के लिए सॉल्व कर लेते हैं ना। तो लैम्डा विल बी 2 टाइम्स 6.63 into 10 power minus 34 into 3 into 10 power 8 divided by 1.6398 into 10 power minus 13। डिवाइड बाय 2 नहीं करे? नहीं नहीं, लेमडा कितना आ गया? 2 ऊपर चला गया ना। हाँ बताओ क्या आंसर आ गया? क्या है देख लो। 2.42 और इंटू 10 पावर कितना है? -12। हाँ मीटर्स। कितना है? तो अगर वो तुम्हें कहें कि इसको पिकोमीटर में लिखो तो क्या लिखेंगे? पिकोमीटर में हो जाएगा 2.42 इंटू 10 पावर -12 पिकोमीटर। कॉपी कर लो, पिको में लिख दिया ना। क्या हो जाएगा? 2.42 4 2 बस। इंटू 10 पावर -12। लेकिन पिकोमीटर में वो कट जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो पिको में वो कट जाएगा। ठीक है, राइम हो गया यहाँ तक? मुझे खुद आना पड़ेगा। जी राइम अब इसके बाद 2-3 चीजें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। ये इनाहिलेशन हो गया, सारा कुछ हो गया, रेडियो ट्रेसर हो गया, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब 2-3 चीजें ये पूछी जाएंगी कि इसको हम क्वेश्चन आंसर में आप चलाएंगे। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, व्हाई इज इट गुड, व्हाई इज इट गुड फॉर बेटा गैमा का तो मैथ होता ही नहीं है। मैथ तो इलेक्ट्रॉन का होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। गैमा तो रेडिएशन होती है। मैथ तो पार्टिकल का होता है ना, रेडिएशन का तो मैथ नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो, व्हाई इज इट गुड फॉर अ रेडियो ट्रेसर, फॉर अ रेडियो ट्रेसर टू हैव अ शॉर्टर हाफ लाइफ। Why is it good for a radio tracer to have a shorter half-life? लिख दी ये बात? Why is it good for a radio tracer to have a shorter half-life? ये बात। What is half-life for decay of F818? State one disadvantage. State one disadvantage of the shorter half-life. अच्छा, अब पहला क्वेश्चन, Why is it good for a radio tracer to have a shorter half-life? रेडिएशन ज्यादा निकालेगा और लंबे टाइम तक बॉडी में नहीं रहेगा। दो फायदे क्या हुए? रेडिएशन ज्यादा निकालेगा और लंबे टाइम तक बॉडी में नहीं रहेगा। बात समझ आ गई? रेडिएशन ज्यादा सर। हाफ लाइफ कम में तेज डिके करेगा। सही। हाफ लाइफ जितनी कम होगी डिके फास्ट होगा ना। जी। कम हाफ लाइफ ज्यादा एक्टिविटी। हाँ राहिम बताओ। सर आपने F818 लिखा है, पीछे आपने 918 नहीं लिखा था। क्या चीज? आपने F8 और 18 लिखा हाँ है। ये मैंने गलत लिखा है ना, 918 होता है। F918 होता है बेटा जी। ठीक है, तो F होता है 918। इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं। राइम लिख दिया? जी सर। अच्छा, तो इसमें पहली बात हम ये लिखेंगे कि रेडियो ट्रेसर की जो छोटी हाफ लाइफ है उसका फायदा क्या मिलता है। इफ अ रेडियो ट्रेसर, ये लिखो यान, इफ अ रेडियो ट्रेसर हैज अ shorter half life, then it will
then it will decay at a slow rate या at a faster rate. हाँ, then it will decay at a faster rate. If a radiotracer has a shorter half-life, then it will decay at a faster rate. ये एक फायदा हो गया। दूसरा फायदा, हाँ, ना जल्दी खत्म हो जाएगा। बॉडी से हाँ, faster rate, it will not last। तो पहले पॉइंट का तो फायदा ही नहीं लिखा कि एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, रेडिएशन ज्यादा रिलीज करेगा। वो उसका मतलब वो यही है ना, इतना काफी होता है। हाँ, मतलब इसका वही मतलब है। मतलब हम एग्जामिनर को ना स्पून फीलिंग नहीं करते उस तरह। जब हमने कह दिया ना कि उसका हाफ लाइफ स्लो होगा, ठीक है, हाफ लाइफ कम होगा, तो इसका मतलब ही यही है कि फास्ट रेडिएशन रिलीज करेगा। अच्छा, it will not last for longer time in the body। तो इसका फायदा ये मिलेगा कि ये बॉडी में लंबे टाइम तक नहीं रहेगा। कोई कंफ्यूजन अब इसमें? ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये तो हो गया इसका फायदा। अब हाफ लाइफ है कितना, ये सवाल है। उसकी हाफ लाइफ है कितना? 2 घंटे होती है। लिखो हाफ लाइफ, और ये याद रखना जरूरी है, हाफ लाइफ ऑफ F918 is about 2 hours। तो राहिम, हम जो रेडियो ट्रेसर सिलेक्ट करते हैं वो वाला होता है जिसकी हाफ लाइफ छोटी हो, ऑन पर्पस छोटी हो। छोटी हाफ लाइफ इज ऑलवेज गुड। ठीक है, मतलब ये इसकी 2 घंटे जो है छोटी हाफ लाइफ है। छोटी हाफ लाइफ का नुकसान क्या होगा? स्टोर नहीं कर सकते। छोटी हाफ लाइफ का नुकसान क्या होगा? स्टोर कर ही नहीं सकते, यानी कि आप रखोगे वो वैसे डिके कर जाएगा। डिके को रोका नहीं जा सकता, फौरन बनाना पड़ेगा। फौरन बनाना पड़ेगा। समझ गए हो? तो छोटी हाफ लाइफ का नुकसान क्या हो गया? देखो डिसएडवांटेज, राइम डिसएडवांटेज क्या हुआ शॉर्ट हाफ लाइफ का? से जल्दी डिके करेगा। डिसएडवांटेज ऑफ अ shorter half life is that it will decay at a faster rate and क्या ख्याल है, can be stored या cannot be stored? And cannot be stored। बेटा फिर इसको हम स्टोर कर ही नहीं सकते। तो राइम, अगर स्टोर नहीं कर सकते तो फिर क्या करना पड़ेगा? द sample would have to be prepared freshly and on the spot। बेटा फिर हमें सैंपल बनाना पड़ेगा फ्रेश और ऑन द स्पॉट। बात आती है समझ? ये है जी कहानी यहाँ तक। अच्छा, अब एक आखिरी चीज रह गई है, वो है कि डिटेक्टर किस तरह का होता है पेट इमेज में। ये बाकी सारी कहानी आ गई है समझ? राहिम, एक आखिरी चीज रह गई है कि पेट इमेज में डिटेक्टर किस तरह का होता है। लिखो डिटेक्टर, बल्कि रुको, डिटेक्टर पे जाने से पहले इसकी प्रिपरेशन होती कैसे, प्रिपेयर कैसे करते हैं? प्रिपेयरिंग सैंपल फॉर पेट इमेज। प्रिपेयरिंग सैंपल का मतलब यहां पे होगा F918। प्रिपेयरिंग सैंपल यानी कि F918 फॉर पेट इमेज। पेट इमेज में हम सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हैं? अयान, क्वेश्चन आ गया समझ? प्रिपेयरिंग सैंपल फॉर पेट इमेज, इसको प्रिपेयर तो करते हैं ऑन द स्पॉट, लेकिन प्रिपेयर कैसे करते हैं? लिखो ऑल द कैंसर हॉस्पिटल्स। हमारे मुल्क में ज्यादा फेमस तो शौकत खाना भी है, ठीक है, वैसे और भी कुछ हैं, लेकिन जो भी कैंसर हॉस्पिटल होगा उसके साथ साइक्लोट्रॉन लाजमी होगा। साइक्लोट्रॉन होता है पार्टिकल एक्सलेटर।
जहाँ पे, हाँ, जितने भी कैंसर के हॉस्पिटल होते हैं उनके साथ साइक्लोट्रॉन होता है, छोटा सा पार्टिकल एक्सलेरेटर, बड़े वाला नहीं, छोटा सा। ऑल द कैंसर हॉस्पिटल्स हैव अ फैसिलिटी ऑफ अ cyclotron have a facility of a cyclotron। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? सर्कुलर पार्टिकल एक्सलेरेटर, पता है ना? अ सर्कुलर पार्टिकल accelerator। So all the cancer hospitals have a facility of cyclotron। सबके पास क्या होता है? साइक्लोट्रॉन होता है, टू प्रिपेयर रेडियोएक्टिव सैंपल्स। और F918 प्रिपेयर कैसे करते हैं? आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन O818। अगर हम इसमें प्रोटॉन इंजेक्ट कर देंगे तो ये क्या बना देगा हमें? ये हमें बना देगा फ्लोरीन का आइसोटोप। अच्छा, O18 इज bombarded with a high speed isotope of oxygen 8O18 is bombarded with a high speed proton to make तो सिंगुलर प्रोटॉन। to make F918। कहानी खत्म। राहिम शहजाद लिख दिया यहां तक? जी सर। ठीक है, अब इसका जो डिटेक्टर होता है, लिखो डिटेक्टर यूज्ड फॉर पेट इमेज। डिटेक्टर यूज्ड फॉर पेट इमेज। पेट इमेज का जो डिटेक्टर होता है वो किस तरह का होता है? लिखो कि अ सर्कुलर डिटेक्टर will be surrounding the part of patient body। अगर आप हाथ का कर रहे हैं तो हाथ के अराउंड, सर का कर रहे हैं तो सर के अराउंड। बेसिकली सर्कुलर शेप में होता है, हॉलो होता है और सर्कुलर शेप में होता है। तो जिस चीज का पेट इमेज करना होता है उसके अराउंड इसको लगा देते हैं। तो अ सर्कुलर डिटेक्टर विल बी सराउंडिंग द पार्ट ऑफ पेशेंट बॉडी whose pet image is to be formed। तो जिस पार्ट की हमने पेट इमेज बनानी है उसके अराउंड क्या होगा? ये सर्कुलर डिटेक्टर होगा। अच्छा, डिटेक्टर के ऊपर राहिम होते हैं क्रिस्टल्स, और वो क्रिस्टल्स क्या करते हैं? ग्लो करते हैं जब उस पर गैमा रेडिएशंस पड़ती हैं। द डिटेक्टर, ये वो अल्ट्रासाउंड वाला क्रिस्टल है। नहीं नहीं, ये और चीज होती है, ये फ्लोरिसेंट होता है। द डिटेक्टर हैज फ्लोरिसेंट crystals that will glow on receiving gamma ray photons। अच्छा, अब डिटेक्टर ने गैमा रे फोटोन तो डिटेक्ट कर लिया, तो राहिम डिटेक्टर इमेज अपना अपना बनाएगा या पेशेंट बॉडी का बनाएगा? और फर्ज करें डिटेक्टर ने गैमा रे फोटोन रिसीव कर लिया, तो वो उसको ट्रेस बैक करेगा ना कि ये गैमा रे फोटोन आया कहाँ से।
तो गैमा रे फोटॉन्स की जो लोकेशंस हैं, इमेज तो उनका बनेगा ना। जी गैमा रेज रिसीव हो गई, अब डिटेक्टर की अगली जॉब क्या होगी कि ये जो मुझे गैमा रे फोटॉन मिल रहा है ये बॉडी के कौन से सेल से आ रहे हैं। सही। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो ये बॉडी से वो करेगा। वो फिर ट्रेस बैक करेगा, ट्रेस बैक कैसे करेगा वो हम डिस्कस करेंगे। राहिम देखो, डिटेक्टर ने गैमा रे फोटॉन्स रिसीव किए, तो इमेज गैमा रे फोटॉन का तो नहीं बनेगा, इमेज तो उन सेल्स का बनेगा जो गैमा रे फोटॉन रिलीज कर रहे हैं। क्या ख्याल है, समझ आइए बात। अच्छा, 3D इमेज लेंगे हम। ट्रेस बैक करेगा, डिटेक्टर प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग कैसे करेगा वो लिखेंगे। डिटेक्टर ने ये फाइंड करना है कि अगर ये मिलियन गैमा रे फोटॉन्स हैं तो कौन से मिलियन सेल्स हैं जिनसे ये निकले थे। राइम डिटेक्टर का फिर अगला काम ये होता है कि हर हर गैमा रे फोटॉन को उसके ओरिजिन का, उसका जो ओरिजिन होता है उससे मैच करे कि ये गैमा रे फोटॉन इस सेल से आ रहे हैं। तो द इमेज is to be formed, the image is to be formed of the cells releasing these gamma ray photons। राइम ये वाली बात समझ आ गई। इमेज हमें गैमा रेडिएशन का तो नहीं बनाना, इमेज तो बनाना है उन सेल्स का जहां से गैमा रेडिएशन निकल के आ रही हैं। तो अब ये ट्रेसर क्या करेगा, ये गैमा रे फोटॉन्स के जो सेल्स हैं जहां से वो निकल के आ रही हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा। तो लिखें कि द डिटेक्टर will have the detector will have a processor that will locate site of annihilation जहां से वो गैमा रे फोटॉन बना था। साइट ऑफ इनाहिलेशन क्या होगी, पॉइंट वेयर। अब यहां से आगे मैं थोड़ा स्लो बताऊंगा राहिम, ये थोड़ा मुश्किल वाला पार्ट है। डिटेक्टर के पास होगा एक प्रोसेसर, वो क्या फाइंड करेगा कि ये जो मुझे गैमा रे फोटॉन मिल रहा है ये वहां से आ रहा है। ठीक है, तो the detector will have a processor that will locate site of annihilation point where a certain annihilation took place। तो क्या करेगा वो, that will locate site of annihilation from which each gamma ray photon will be coming। हाँ रहीम, तुम्हें ये बात समझ आ गई कि असल में हमें गैमा रे फोटॉन नहीं चाहिए, हमें साइट्स ऑफ इनाहिलेशन चाहिए। तो जो इमेज होगी वो किसकी बनेगी कि ये गैमा रे फोटॉन आ कहाँ से रहे। तो वो जो साइट ऑफ इनाहिलेशन होंगी वो ये बताएंगी कि कितना ज्यादा ग्लूकोज था किस जगह पे। बात समझ आ गई। तो पेट इमेज के अंदर किसकी इमेज बनती है, साइट ऑफ इनाहिलेशन की, जहाँ पे इनाहिलेशन होती हैं। रहीम ये बात समझ आ गई। अब सर मुझे ये नहीं समझ आया कि जहाँ पर वो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं वहाँ हाँ पर फ्लोरीन जाता है वहाँ पर। बिल्कुल सही हो गया, उसकी इनाहिलेशन हो गई। अब उसकी नहीं, इनाहिलेशन से गैमा सर रे, सुनो, उसकी उसी के इनाहिलेशन, सुन तो लो ना। उसकी इनाहिलेशन से हर बार इनाहिलेशन होगी तो दो गैमा रे फोटॉन मिलेंगे। अब वो जब गैमा रे फोटॉन डिटेक्टर कलेक्ट करेगा तो वो ये कैलकुलेट करेगा कि अच्छा ये वाले जो गैमा रे फोटॉन्स हैं ये उस जगह से आ रहे हैं। अब समझिए बात। जी सर। अच्छा, अब डिटेक्टर ये काम करेगा कैसे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है लेकिन हमने इसका बेसिक देखना है। एक्चुअली जब भी गैमा रे फोटॉन बनेंगे उनकी जो एनर्जी होगी वो एक सर्टेन अमाउंट होगी, और जब वो रिसीव होंगे तो इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाएगी। फॉर एग्जांपल राहिम, तुम्हारा क्या ख्याल है, जब गैमा रे फोटॉन बनेंगे और जब वो रिसीव होंगे दोनों वक्त पे उनकी एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट हो जाएगी। डिफरेंट हो जाएगी। तो एनर्जी के डिफरेंस को यूज करके हम उनकी पेयरिंग कर सकते हैं,
और उनके टाइम ऑफ रिसेप्शन को यूज करके, या तुमने वो टाइम वाली बात की थी ना, उनके टाइम ऑफ रिसेप्शन को यूज करके, क्योंकि टाइम के थ्रू हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उनके टाइम ऑफ रिसेप्शन को यूज करके हम वापस उनके डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं कि उन्होंने इतने इतने डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए होंगे। राइम ये डिटेक्टर यूं परफॉर्म करता है पेयरिंग के बाद और जैसे, हाँ, जैसे फर्ज करो डिटेक्टर को यहाँ पे एक गैमा रे फोटोन मिला, ये पॉइंट पी पे एक गैमा रे फोटोन मिला, अब इस पूरे डिटेक्टर पे हर जगह पे मिल रहा है। अब इसने पी का पेयर ढूंढना है, क्या ढूंढना है? पी का पेयर। अब पेयर कैसे ढूंढेगा? अब उसने करना यह है कि एनर्जी के हिसाब से उसने देखना है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं किस तरह से। फर्ज करो जब भी गैमा रे फोटोन बनते हैं ना, उनकी एनर्जी होती है, लेट्स सपोज ई और ई। कितनी होती है? ई और ई। अब जब ये रिसीव होंगे तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अब फर्ज करो इसकी एनर्जी का जो ड्रॉप आता है वो है, फर्ज करो कुछ परसेंटेज हो जाता है या 0.8 ई हो जाता है। तो उस हिसाब से हमने कोई इक्वेशन बनाई हुई है जिससे ये पता चल जाएगा कि इसका जो पेयर होगा उसकी कितनी होनी चाहिए। राहिम समझ आ रही है बात? मतलब एक की एनर्जी और दूसरी की एनर्जी को रिलेट करके हम उनकी पेयरिंग कर सकते हैं कि अगर जो हमें मिल रहा है इसकी इतनी एनर्जी है तो इसके दूसरे पेयर की कितनी एनर्जी होनी चाहिए। इसलिए 0.2 हो जाएगी पेयर की। नहीं नहीं, वो छोड़ दो, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली राहिम एनर्जी को यूज करके हम पेयरिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो गैमा रे फोटोन हमें मिलेगा उसकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, तो उसके पेयर की फिर उतनी एनर्जी होनी चाहिए। मतलब हमने एनर्जी की इक्वेशन बनाई हुई है। राहिम वो इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है बिकॉज दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। तो हम क्या करते हैं, गैमा रे फोटोन जब हमें रिसीव होता है तो उसकी इंटेंसिटी या एनर्जी को यूज करके हम उसके पेयर की एनर्जी या इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह हमें दोनों पेयर मिल जाते हैं। फिर उन पेयर्स के टाइम ऑफ रिसेप्शन का जो गैप होता है, फर्ज करें एक हमें मिला 0 सेकंड पे और एक हमें मिला 0.1 नैनो सेकंड पे, तो टाइम गैप को यूज करके हम एग्जैक्ट उनके डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक आइडिया बताता हूँ, सुनते जाओ। पी पे जो हमें रिसीव हुआ उसकी एनर्जी है 0.8 ई। अब तुमने की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन से तुम्हें पता चला, ये कंप्यूटर करेगा कैलकुलेशन, कि इसका जो पेयर होगा उसकी एनर्जी होनी चाहिए 0.5 किलो 1 2 ई। फार्मूला सब कुछ पहले से बना हुआ है, इस पे मतलब सारी वर्किंग हो चुकी है। अब ये डिटेक्टर आइडेंटिफाई करेगा कि 0.12 ई वाला कहाँ पे है। फर्ज करें 0.12 ई वाला यहां पे रिसीव हुआ। राहिम शहजाद ये बात समझ आ गई यहां तक? यानी कि एक गैमा रे फोटोन की जो एनर्जी होगी उसको यूज करके पेयर की एनर्जी कैलकुलेट हो सकती है। इक्वेशन बनाई हुई है, ठीक है? ये सिर्फ प्रोसेस सीखना है। तो ये अब हो गए पेयर। अब इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। क्या कहते हैं इसको? लाइन ऑफ एक्शन। ये वो लाइन है जिसके ऊपर इनाहिलेशन हुआ था। ये वो लाइन है इसके ऊपर कहीं ना कहीं इनाहिलेशन हुआ था। समझ आ गई बात? अब इनाहिलेशन यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। अब हम इनके टाइम्स को यूज करके ये फाइंड आउट करेंगे कि इनाहिलेशन कहां से हुआ था। तो ये जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है इसको कहते हैं साइट ऑफ इनाहिलेशन। तो राहिम मैं यूं कहता हूं, जो गैमा रेस के पेयर होते हैं, जो फोटॉन्स के पेयर्स होते हैं, उनको जो लाइन मिलाती है उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। इस लाइन ऑफ एक्शन को फाइंड करने के लिए हम इंटेंसिटी या एनर्जी यूज करते हैं। यानी कि एक गैमा रे फोटोन अगर इस एनर्जी के साथ हमें मिल रहा है तो उसका पेयर मिलना चाहिए इस एनर्जी के साथ। दोनों की एनर्जीज को कंपेयर करके हम एक लाइन बना देते हैं, उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। राहिम ये पहली बात समझ आ गई? सर ये सारा ही समझ आया। चलो मैं स्लोली रिपीट करता हूं, जरा सुनते जाओ। मुझे ये बताओ कि पेट इमेज में स्लो चलते हैं। पेट इमेज में हम इमेज किसको करना चाह रहे हैं ये बताओ मुझे, जल्दी बताओ। सर बॉडी का वो पार्ट जो कि रिलीज कर रहा बॉडी है। का वो पार्ट जो गैमा रेडिएशन रिलीज कर रहा है। और गैमा रेडिएशन बन क्यों रही है ये बताओ जरा जल्दी जल्दी। सर क्योंकि इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं वो। इनाहिलेशन हो रहा है ना बात बेटा, इनाहिलेशन हो रहा है। तो हमने राहिम ये फाइंड आउट करना है कि ये जो गैमा रे फोटोन हमें मिला है इसका इनाहिलेशन कहाँ पे हुआ है। तो जब तुम पेट इमेज देखोगे ना उसमें तुम्हें क्या नजर आएगा? ये पेट इमेज है। ये डॉट्स क्या हैं बेसिकली बताओ राहिम? ये डॉट्स क्या हैं? क्या है? हाँ जी, ये साइड, ये क्या है ये डॉट्स? सर नहीं पता।
हाँ पैट ये इमेज मसला है, फिर यही तो पता होना चाहिए, यही नहीं पता तो बड़ी शर्म की बात है। बख्तावर बेटा आप बताइए डॉट्स क्या हैं बेटा? बख्तावर बेटा ये डॉट्स क्या क्या शो कर रहे हैं? सारिम तुम बताओ। सारिम ये डॉट्स क्या शो कर रहे हैं? बख्तावर आप अगर ट्राई करें बताने की ये डॉट्स क्या हैं। बेटा ये डॉट्स, ये मैं अब हाँ ये पेट इमेज है ना, ये पेट इमेज है, लेकिन ये डॉट्स उसमें पता है क्या है? ये वो जगह है जहां से गैमा रे फोटोन जनरेट हुए हैं। ये साइट्स ऑफ इनहाइलेशन हैं। हाँ राहिम अब आइए बात समझ, मतलब ये फाइनल पेट इमेज है। और कहाँ पे कैंसर या इन्फेक्शन हो सकता है देखो जरा। यहाँ पे ज्यादा सर ये सर्कल क्या है, ये बड़ा सा सर्कल? सर्कल हमारा डिटेक्टर है ना। ये इमेज इस तरह गोल गोल बनती है, ठीक है। तो तुम सर्कल को गोली मारो ना, तो मुझे ये बताओ ये जो मैंने डॉट बनाए हुए पेट इमेज पे, तुम्हें जो मैंने तुम्हें सारी कहानी सुनाई है, उसको सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता है ये डॉट्स क्या हो सकते हैं? सर ये चीज नहीं समझ आ रही मुझे, क्या है ये सर्कल क्या चीज है ये, मतलब? इससे ये प्रूफ हो रहा है कि तुम बहुत ही अक्लमंद इंसान हो। मेरी बात सुनो, चलो मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ, ठीक है। ये तुम्हें एक पेट इमेज है, तुम डॉक्टर हो, तुम एक पेट इमेज देख रहे हो। बेटा ये जो है ना वो ये वो वाली प्लेट है जिसके ऊपर पेट इमेज बनेगी। ये पेट इमेज है, पेट इमेज किसी पेपर पे बनेगी ना, किसी प्लेट पे बनेगी। तो ये वो पेपर है, ये है अब पेट इमेज। अब पहली बात ये समझो, अब इस पेट इमेज के ऊपर जब तुमने देखा तो तुम्हें ये डॉट्स नजर आ रहे हैं। पेट इमेज जहरी सी बात है किसी पेज पे बनेगी ना, जिस तरह हम फोटोकॉपियर के अंदर पेज देते हैं तो अंदर से इमेज निकल आती है। तो ये इमेज कंप्यूटर बनाएगा ना, लेकिन वो कंप्यूटर कनेक्टेड होगा डिटेक्टर के साथ। अब पहली बात यह है कि जब तुम इमेज को समझोगे तो फिर तुम्हें डिटेक्टर की वर्किंग समझ आएगी। फर्ज करो राहिम हम अब बैकवर्ड चलते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ये इमेज के ऊपर जो डॉट्स हैं ये क्या हो सकते हैं? अब बताओ जरा जल्दी बताओ। सर गैमा रे जो हमें मिल रही है, लाइक नहीं जो ये ये रिसीव। गैमा रे नहीं है, ये गैमा रे नहीं है। इमेज में हम गैमा रेज नहीं बनाते। सर इमेज में हम फोटॉन्स। उन गैमा रेज के फोटॉन्स को यूज करके बैकवर्ड ट्रेसिंग करके, जिन सेल्स में से ये वो वाले सेल्स हैं जिनसे गैमा रे फोटॉन निकले थे, ये गैमा रे फोटॉन नहीं है, समझे ये बात। ये असल में मैं इसको यूं बताता हूं। फर्ज करो तुम्हारे हमने हाथ का किया, तुम्हें पूरा मैं समझा दूं ताकि तुम्हें बात समझ आ जाए। तुम्हारे हाथ का हमने किया पेट इमेज। तो राहिम ये इतना तो पहचान सकते हो ना कि ये कोई बंदे का मैं हाथ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा हूं। जी सर। चलो ये अल्लाह का शुक्र है कि तुम ये पहचान पा रहे हो। अच्छा अब ये है बंदे का हाथ। अब इसका हमने किया पेट इमेज। अब पेट इमेज के अंदर समझो ये हाथ बना होगा, और इस हाथ के ऊपर बेटा फर्ज करें हमने इतनी जगह का पेट इमेज किया। राहिम एक सर्टेन जगह को हम टारगेट करते हैं, तो इस हाथ के ऊपर इतनी जगह पे इस तरह से ये तुम्हें डॉट्स मिले होंगे। अब ये डॉट्स क्या शो कर रहे हैं? ये उस हाथ के वो वाले सेल्स हैं जिनसे गैमा रे फोटॉन्स रिलीज हुए हैं। ये साइट्स ऑफ इनहाइलेशन हैं, यहां यहां पे इनहाइलेशन हुई है। अब समझिए तुम्हें बात। जी सर। हाथ के राउंड लगा होगा डिटेक्टर। अब एक बात बताओ, कहां पे इंफेक्शन हो सकती है? पकड़ी गई इंफेक्शन या नहीं पकड़ी गई? पकड़ी गई सर। किस जगह पे है? ये है पॉम। ये है इंफेक्शन। अब ये जो हम ये डॉट्स बना रहे हैं ये बनते कैसे हैं, ये सवाल है ना। देखो डिटेक्टर को तो गैमा रे फोटॉन्स मिल रहे हैं, वो फिर देखो डिटेक्टर लगा हुआ कहाँ पे था? डिटेक्टर तो इस हाथ के अराउंड लगा हुआ था ना। अब तुम्हें समझ आ रही है वाली बात? जी सर। जिसका मतलब अब तुम्हें मैं पूरी कहानी यूं बताता हूं कि इस हाथ में हमने इंजेक्शन लगाया किसका? रेडियो ट्रेसर का, ठीक है। जब इस हाथ में हमने रेडियो ट्रेसर का इंजेक्शन लगाया उसके अराउंड फिर ये डिटेक्टर है। अब ये डिटेक्टर क्या करेगा? गैमा रे फोटॉन्स को कलेक्ट करता जाएगा, लेकिन डिटेक्टर फिर ये डॉट्स की लोकेशंस कैसे फाइंड करेगा, ये हमारी डिस्कशन हो रही है। अब तुम्हें बात समझ आ गई? जी सर। तो डिटेक्टर का जो वर्किंग प्रोसेस होगा वो ये होगा कि जब वो कोई गैमा रे फोटॉन रिसीव करेगा तो वो उसका सेंसर उसकी एनर्जी कैलकुलेट करेगा। मतलब इसके साथ एक एडवांस कंप्यूटर होगा, वो ब्राइटनेस को कैलकुलेट करेगा। ब्राइटनेस का सेंसर होगा। किसका सेंसर होगा राहिम? ब्राइटनेस का सेंसर। फर्ज करो हम एक एग्जांपल के तौर पे कहते हैं यहाँ पे उसको एक गैमा रे फोटोन रिसीव हुआ, उसको हम पी कह देते हैं।
अच्छा, एट अ टाइम देयर आर मिलियंस ऑफ गैमा रे फोटॉन्स विच आर रिसीव्ड, और सेंसर्स वहां पे लगे होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो मशीन है ये वर्क कैसे करती है। अब यहां पे जो गैमा रे फोटोन रिसीव हुआ, इसकी वो एनर्जी कैलकुलेट करेगा। फर्स्ट करो इसकी एनर्जी थी 0.65 E। ये बात तुम्हें यहां तक समझ आ गई? बताओ जरा। जो भी मतलब गैमा रे जी फोटोन की एनर्जी थी वो कैलकुलेट कर लेगा कि इससे इतना लाइट की एनर्जी जनरेट हुई। ये बात समझ आ गई? उसके बाद देयर विल बी देयर विल बी एन इक्वेशन देयर विल बी एन इक्वेशन रिलेटिंग। मुझे एक बात बताओ, गैमा रे फोटोन एक बनता है या दो बनते हैं? हर बार पेयर बनता है या सिंगल बनता है? पेयर बनता है। और पता है पेयर बनता कहाँ पे? जहां पे भी इनाहिलेशन होती है, गैमा रे फोटॉन्स यूं बन रहे होते हैं, 180 पे जाते हैं हर जगह पे। जब भी बनेगा कहाँ पे जाएगा? 180 पे, मोमेंटम के कंजर्वेशन की वजह से। तो जहां पे भी इनाहिलेशन होती है, हर वक्त बनते हैं दो गैमा रे फोटॉन्स, और वो दोनों जाते हैं अपोजिट। अब बताओ, ये बात समझ आ गई? अब जी एक गैमा रे फोटोन तो तुम्हें मिल गया, उसको यूज करके अब दूसरा फाइंड करेंगे, और दोनों की प्रॉपर्टीज में कोई रिलेशन होगा तो फाइंड करेंगे ना। तो राहिम, इसका रिलेशन साइंटिस्ट पहले बना चुके हैं। तो रिलेशन ये होता है कि दोनों की जो एनर्जीज हैं उनका आपस में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, आइडिया सिलेबस में है। देयर विल बी एन इक्वेशन रिलेटिंग एनर्जी ऑफ, ये बेशक लिखते जाओ अब, एनर्जी ऑफ, ये बना भी दो और साथ लिखते भी जाओ। energies, there will be an equation relating energies of pairs of energies of two gamma ray photons, ये ज्यादा बेहतर होगा, two gamma ray photons generated from a single annihilation। राइम, अब मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर तुम्हारे पास एनर्जी की कोई इक्वेशन है और एक पावरफुल कंप्यूटर भी है, और तुम एनर्जी को कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो जो गैमा रे फोटोन रिसीव होगा उसकी एनर्जी को यूज करके दूसरे की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जल्दी बताओ। कर सक- कर सकते हैं। जब एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी तो डिटेक्टर के ऊपर देखेंगे ना कि इतनी एनर्जी कहाँ पे मिल रही है। Line of action. समझ आइए बात? तो उस एनर्जी को यूज करके दूसरा जो गैमा रे फोटोन होगा वो मिल जाएगा। यानी कि गैमा रे फोटोन नंबर 1 और गैमा रे फोटोन नंबर 2, ये हो गई पेयरिंग। अब तुम्हें पेयरिंग का मतलब समझ आ गया राहिम शहजाद? जी सर। डिटेक्टर सबसे पहले क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। डिटेक्टर के साथ एक कंप्यूटर लगा हुआ है। जब डिटेक्टर पे गैमा रे फोटोन रिसीव होगा तो उसकी एनर्जी आइडेंटिफाई हो जाएगी, एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। उस एनर्जी से उसके पेयर की एनर्जी कैलकुलेट होगी कि अगर इसकी इतनी एनर्जी है तो इसके पेयर की इतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो उस एनर्जी को यूज करके, जहरी सी बात है, उतनी एनर्जी कहीं ना कहीं तो मिल रही होगी ना, उस एनर्जीज के रिलेशन को यूज करके हम पेयर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। समझ आ गई ये बात जी सर। राहिम? तो सर डिटेक्टर जो है वो डायरेक्टली पेयर को क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, जिस तरह वो वन को कर रहा है आइडेंटिफाई? नहीं कर वो उसने कर लिया। अब उसे ये नहीं पता कि ये दोनों जो है ये सेम इनाहिलेशन से निकले हैं। फर्ज करो मैं देख रहा हूँ, व्हाट इज योर नेम? उमर। व्हाट इज योर नेम? अयान। मैं उमर और अयान से पहले दिन पे मिला, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एक ही घर में रहते हैं या डिफरेंट घर में रहते हैं? ये बताओ राहिम। मैं उमर सर को भी देख रहा हूँ, मैं अयान को भी देख रहा हूँ, ठीक है। अब डिटेक्टर के पास इतने सारे गैमा रे फोटोन रिसीव हो गए, उसे क्या पता सिंगल इनाहिलेशन से कौन से निकले? तुम मुझे बताओ। सही है सर, उसे नहीं पता। तो उसे कैसे पता? उसके पास कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई रिलेशन होगा, कोई इक्वेशन होगी, उसी से वो रिलेट करेगा ना, उसके अलावा तो वे नहीं है। देखो, एट अ टाइम डिटेक्टर को मिलेंगे मिलियंस ऑफ गैमा रे फोटॉन्स। क्या मिलेंगे? मिलियंस ऑफ गैमा रे फोटॉन्स, क्योंकि बॉडी के मिलियंस ऑफ सेल्स वो रिलीज करेंगे। तो डिटेक्टर के अंदर कंप्यूटर होगा जो एनर्जीज के इक्वेशन या रिलेशन से उनकी पेयरिंग करता जाएगा। ये पेयरिंग जो है ये ऑटोमेटिक होती है, मतलब हम सिर्फ समझ रहे हैं ना,
जो इंजीनियर ये मशीन बनाएगा उसने ये प्रोग्रामिंग पहले ही फीड की हुई है। तो प्रोग्रामिंग क्या है कि जब गैमा रे फोटोन उसको रिसीव होंगे ट्रिलियंस ऑफ, तो उसके अंदर जो कंप्यूटर होगा वो उनकी खुद ही पेयरिंग कर देगा और लाइंस ऑफ इनाहिलेशन बनाता जाएगा, लाइंस ऑफ एक्शन बनाता जाएगा। अब आइए समझ। और सर ये जो रेड वाला सर्कल अभी आपने बनाया ये क्या चीज है? ये रेड वाला सर्कल डिटेक्टर है ना। देखो डिटेक्टर जो है, या फिर ये सर ये वो शीट है जिसके ऊपर सब कुछ हो रहा है? जिसके ऊपर गैमा रे फोटोन रिसीव होगा ना, ये देखो ये वो शीट है तुम्हारा, ना? ये देखो बात सुनो बात सुनो। यहाँ पे है पेशेंट। अब पेशेंट के बॉडी पार्ट की कोई भी शेप हो सकती है ना, उसके अराउंड ये है डिटेक्टर। अब एक डिटेक्टर है फिजिकल और एक इस डिटेक्टर का मॉडल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में बना हुआ है। समझ आ रही है बात? एक डिटेक्टर है फिजिकल, एक इसकी इमेज चल रही है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर। अब समझिए ये वाली बात। जी सर। एक तो तुम्हारे पास हो गया फिजिकल डिटेक्टर ना, जो तुम सामने सामने देख रहे हो, ठीक है। दूसरा डिटेक्टर हो गया, एक सेकंड में तुम्हारे पास आता हूं। राइम सिर्फ 1 सेकंड। अच्छा देखो राहिम, देयर विल बी एन इक्वेशन रिलेटिंग एनर्जीज ऑफ टू गैमा रे फोटॉन्स, ठीक है, जनरेटेड फ्रॉम अ सिंगल इनाहिलेशन। ये बात समझ आ गई राहिम? जी सर। अब देखो, अब जब इधर तुम्हें मिलेगा एक गैमा रे फोटोन, तो उसकी जो एनर्जी है वो E1 है। अब क्या होगा, उसका कंप्यूटर E1 को यूज करके E2 निकालेगा। E2 उसके पेयर की एनर्जी है। तो E2 है, फर्ज करो मिल रही है। अब देखो तुम्हें गैमा रे फोटोन मिला, लेकिन तुम्हें ये तो नहीं पता कि कहां से आ रहा है। तुम्हें यहां पे मिला, उसकी एनर्जी E1 थी, ठीक है। अब इस E1 को यूज करके कंप्यूटर क्या करेगा, E2 फाइंड आउट करेगा। अब E2 की जो वैल्यू थी वो यहां पे मिल रही है। अब तुम्हें ये बात समझ आ गई यहां तक? जी सर। यानी कि एक गैमा रे फोटोन की एनर्जी को यूज करके जो डिटेक्टर है वो दूसरे वाले की एनर्जी को कैलकुलेट करेगा। तो डिटेक्टर सबसे पहले क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। और पेयरिंग किसकी बेसिस पे करेगा, एनर्जीज की बेसिस पे। फिर वो क्या करेगा, इन दोनों को इस तरह ज्वाइन कर देगा। अब यहां पे तो हो नहीं सकता अगर पेशेंट यहां पे है। अगर इसका पेयर हमें यहां पे कहीं पे मिलेगा। अच्छा, अब ये E2 हो गया अगर वो E1 था। अब यहां पे एक लाइन खिंचेगी, और अब ये पता चल गया कि इनाहिलेशन इस लाइन पे कहीं पे भी हुई थी। समझ आइए अब बात? जी सर समझ आ गया। इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। यानी कि डिटेक्टर क्या करेगा, जब उसको गैमा रे फोटोन रिसीव होगा, तो फिर वो एनर्जीज के थ्रू उसका पेयर कैलकुलेट करेगा कि अच्छा ये जो हमें रिसीव हुआ है इसका दूसरा पेयर कहाँ पे है। उन दोनों पेयर्स को एक लाइन से, वर्चुअल लाइन से ज्वाइन कर देगा। उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। अब इनाहिलेशन उसी लाइन पे कहीं पे होती है। अब एग्जैक्ट पॉइंट कैसे फाइंड किया जाएगा, टाइम के थ्रू। अगर दोनों का टाइम इक्वल होगा, जरा कॉमन सेंस यूज करो, अगर दोनों का टाइम इक्वल होगा, टाइम की भी इक्वेशन हमने बनाई हुई है, तो इनाहिलेशन बिल्कुल सेंटर पे हुई थी। समझिए ये बात? राहिम, टाइम की भी इक्वेशन बनाई हुई है। टाइम अगर इक्वल होगा तो कहां पे हुई थी इनाहिलेशन, यानी कि दोनों अगर सेमल्टेनियसली रिसीव हुए थे, तो इनाहिलेशन बिल्कुल सेंटर पे हुई थी। राहिम फर्ज करो ये रिसीव हुआ था टाइम T1 पे, और ये रिसीव हुआ था T1 + 0.1 नैनो सेकेंड पे। तो ज्यादा लेट कौन सा रिसीव हुआ है, E1 या E2? कॉमन ई सेंस। ई टू। तो अब तुम्हारी कॉमन सेंस चेक करते हैं। तो फिर राइट होगा। इनाहिलेशन जो है वो E1 वाले के करीब होगी या E2 वाले के करीब होगी? E1 वाले के। बस, अगर तुम अपने दिमाग से इतना कर पा रहे हो तो सोचो कंप्यूटर तो फिर इससे और ज्यादा प्रिसाइजली चला जाएगा ना। समझ आइए बात? जी सर। ये तो फर्ज करो तुम एज अ ह्यूमन जो है बता पा रहे हो, तो वहां पे तो कंप्यूटर लगा हुआ है, वो तो तुम्हें एग्जैक्ट एग्जैक्ट जगह बता देगा। अब जो हमने बात सीखी सर लेकिन मेरे पास, ये जो आपने एक्स बनाया ये पेशेंट के लिए वो जो बॉक्स बनाया हुआ है उसके अंदर नहीं होना चाहिए कहीं? बिल्कुल होना चाहिए भाईजान, हमसे गलती हो गई, आप हमें माफ कर दें। अब ठीक है। जी सर। अच्छा तो क्या होगा, अब पूरी कहानी क्या हुई
कि डिटेक्टर जब गैमा रे फोटॉन्स को रिसीव करेगा तो सबसे पहले उसकी करेगा पेयरिंग। पेयरिंग क्या होगी? गैमा रे फोटॉन्स पेयर में बने थे, एक इधर रिसीव हुआ तो उसी का दूसरा पेयर कहीं ना कहीं होगा। और पेयरिंग किसके थ्रू होगी? उनकी एनर्जी मैच करके। एनर्जी को मैच करके पेयरिंग हो जाएगी। जब पेयरिंग हो जाएगी उसके बाद फिर टाइम का डिफरेंस देख के एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करेंगे। समझ आ गई बात? अब लिख भी लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाते हैं। लिखो कि द डिटेक्टर, राहिम अब आगे समझना, जी सर। द डिटेक्टर विल डू, बख्तावर आप मुझे मैसेज पे लिख के बता दें, आपको आ गई समझ? राहिम वैसे तुम्हारे थोड़े से कम अक्ल होने का सब बच्चों को फायदा मिला है, सोचो क्या। सर सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। क्लास कब तक है? बस अभी खत्म करते हैं थोड़ी देर में। ये आखिरी चीज है ना, तुम्हें समझा तो अच्छा दिया ना अच्छा है, लेकिन इसका सारा क्रेडिट राहिम को जाता है। राहिम बच्चों को तुम्हारी वजह से ठीक समझ आया। द डिटेक्टर विल डू पेयरिंग ऑफ gamma ray photons. The detector will do pairing of gamma ray photons. The intensity or energies of gamma ray photons, या तुमने उस दिन मुझसे पूछा था टाइम या एनर्जी। बेटा पेयरिंग में एनर्जी को यूज करते हैं और उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो फाइंड करने में फिर टाइम को यूज करते हैं। द इंटेंसिटीज ऑफ gamma ray photons received on the detector are used to pair them, are used to pair them. राहिम कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर। A line joining points where a pair of gamma ray photons, where two photons from a single pair, ये ज्यादा बेहतर होगा। A line joining points where two photons from a single annihilation are received is called line of action. राहिम तो जो गैमा रे फोटोन जहां पे हम रिसीव करते हैं उसको हम एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन। बात समझ आ गई? जी सर। द लाइन ऑफ एक्शन यानी कि अब इनहिलेशन उसी लाइन पे कहीं पे भी हुई है। सही। द लाइन ऑफ एक्शन, द लाइन ऑफ एक्शन कंटेन्स a certain site of annihilation. राइम फिर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं? टाइम टेकन। टाइम टाइम डिफरेंस, सही है। टाइम का जो डिफरेंस होता है, यानी कि अगर दोनों जो वो जो पेयर है अगर वो साइमल्टेनियसली रिसीव हुआ था तो सेंटर पे, अगर टाइम कम ज्यादा था तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो द टाइम डिफरेंस, the time difference between the reception of gamma ray photons from a certain annihilation, gamma ray photons from a
single inhalation, the time difference between the reception of gamma ray photons from a single inhalation can be used to identify the exact site of inhalation. राइम गुड हो गया? जी सर। तो इस तरह से फिर जो कंप्यूटर होगा वो हमें साइट ऑफ इनहालेशंस की इमेज बना के दे देगा या नहीं दे देगा? दे देगा सर। तुम्हारी इंक्वायरी सब मैं कल करवाऊंगा, लेकिन कल करवा दूंगा, डेली आ रहा हूँ। सर फिर अब परसों बीच में आऊंगा थोड़ा, मैं। असल में मेरी ना आज एक पीटीएम है, किस जिस लिए? तरह तुम्हारी पीटीएम थी। एक पेरेंट 11 बजे मेरा वेट कर रहा होगा, कोई मसला तो नहीं। वो फिर मसला पता है क्या है, पेरेंट अगर ना हो तो बंदा 10 मिनट 20 मिनट इधर उधर कर लेता है, पेरेंट बैठा हो तो वो फिर आगे बातें सुननी पड़ती है ना, समझा करो। हाँ राहिम लिख दिया? सर आप रोज स्कूल में जाते हैं? जी सर। स्कूल तो हम दोनों रोज आते हैं। अच्छा देखो, सिंगल इनहाइलेशन कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट साइट ऑफ Annihilation. inhalation. These sites of inhalations of inhalation are used to make the image. अच्छा अब एक सवाल है, जो बीटा डिके हुआ था और जो इनहाइलेशन हुई थी उसमें आपस में कितना गैप हो सकता है? क्योंकि मेरी बात सुनो, जो साइट ऑफ इनहाइलेशन है वो एग्जैक्ट सेल की जगह तो नहीं है ना, तो एग्जैक्ट सेल कहाँ पे था? जहां पे बीटा डिके हुआ था। एक बात बताओ, सेल ग्लूकोज वाली जगह पे होगा या इनहाइलेशन वाली जगह पे होगा? राहिम, जिस जिस सेल को हम लोकेट कर रहे हैं ग्लूकोज वाली। वो सेल इनहाइलेशन तो वाली लोकेशन है या वो सेल बीटा पॉजिटिव डिके वाली लोकेशन है? बीटा पॉजिटिव। तो सर बीटा, दोनों। नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो। जो हमने सैंपल इंजेक्ट किया है उसमें से गैमा रेडिएशन निकली थी या पॉजिटिव बीटा निकला था, ये बताओ जरा मुझे। पॉजिटिव बीटा। तो फिर तो फिर हमारे काम की जगह कौन सी है, जहां पे इनहाइलेशन हुआ था या जहां से पॉजिटिव बीटा निकला था? जहां से पॉजिटिव बीटा निकला था। तो हमारे साथ धोखा हो सकता है, लेकिन उस धोखे को भी सॉल्व किया होगा। पॉजिटिव बीटा पार्टिकल 3 मिलीमीटर से ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता। अगर वो 3 मिलीमीटर से ज्यादा ट्रेवल कर ही नहीं सकता, तो फिर साइट ऑफ इनहाइलेशन और उस सेल के अंदर जो गैप हो सकता है वो 3 मिलीमीटर का हो सकता है। सही है। यानी कि हमारा जो, समझिए बात, यानी कि जो हम कैंसर सेल्स की लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो विद इन 3 मिलीमीटर एक्यूरेट होती है। समझ आइए बात राहिम? यानी कि अगर हम ये अगर मैं हम समझा। अगर हम इस टेक्निक को यूज करते हैं और हम कहते हैं कि इस जगह पे कैंसर है, तो वो 3 मिलीमीटर के अंदर अंदर होगा। उससे आगे साइट ऑफ उससे एनालिसिस। इधर उधर मतलब 3 मिलीमीटर का डिफरेंस हो सकता है। फिर फर्दर फर्दर टेक्निक्स के थ्रू एग्जैक्ट जगह फाइंड करेंगे। तो मतलब हमारी ये जो इमेजिंग टेक्निक है, इट इज एक्यूरेट विद इन 3 मिलीमीटर। समझिए राहिम बात? सर ये पॉजिटिव बीटा डिके और एनाहिलेशन वाली नहीं आई। समझा देते हैं, वैसे कॉमन बात थी। एक्यूरेसी ऑफ पैट इमेज लिखो जरा। राहिम बात सुनो, जो तुमने इंजेक्शन लगाया था उसमें है फ्लोरीन। फ्लोरीन सीधा सीधा गैमा रेडिएशन निकाल रहा है या फ्लोरीन में से पॉजिट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये बताओ। पॉजिट्रॉन। तो तुम्हें इमेज उस जगह की नहीं बनानी चाहिए जहां से पॉजिट्रॉन निकल रहे हैं, क्योंकि तुम्हें इमेज तो उसकी बनानी है, तुम्हें इमेज तो सेल्स की बनानी है ना। इनहाइलेशन तो थोड़ा सा आगे जाके होता है। तो पॉजिटिव बीटा डिके, यूं लिखो बल्कि पॉजिटिव बीटा पार्टिकल कैन ट्रेवल a maximum distance, can travel a maximum distance of 3 millimeter before inhalation. So the distance between the site
of beta positive decay and site of annihilation can be about 3 मिलीमीटर। हाँ बेटा राइम, अब बात समझ आ गई? जी सर। वी आर डन विद पेट इमेज। सीटी स्कैन हमारा कोई 20 मिनट्स का टॉपिक है जो कि कल हम कवर कर लेंगे। अच्छा, कल की क्लासेस की रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, मैं आपको बता देता हूं, तुम्हें समझ आ जाएगी कि मैं रूटीन क्या बता रहा हूं। 9 PM से 10 PM लिखो जरा। हमारी क्लास हुआ करेगी, हम कल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू कर रहे हैं डिटेल में। रिकॉर्ड करेंगे। नहीं, ज़रूरत नहीं है क्योंकि पुरानी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, इसमें वो सारा वो आएगा। अच्छा, 9 PM to 10 PM कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेटा AM सॉरी बेटा AM, सॉरी, ये तो AM वाली क्लास की बात हो रही है ना। थैंक यू यार फॉर पॉइंटिंग आउट। AM। अच्छा, फिर 10:30 AM से 11:30 AM हम शुरू कर रहे हैं कल सीटी स्कैन कवर करके, उसके बाद थर्मल। ये 2 टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसमें, यानी कि 9 to 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और 10:30 to 11:30 हमारा होगा थर्मल। ठीक है जी राहिम साहब? जी सर। टेक केयर बेटा जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वो हॉल वोल्टेज वगैरह होगी। सारा